चलिए अब आते हैं हम लोग भारतीय इतिहास की ओर। और इसमें यूरोपीय कंपनी के आगमन को हम लोग पढ़ रहे थे, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। भारत में यूरोपीय कंपनी का या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यदि यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो क्रमशः आने वाले देशों में सबसे पहला नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल से रिलेटेड दो पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि 1498 में ये कंपनी स्थापित भी हुई और भारत में कब पहुंचती है तो 1498 में। इसके अलावा दूसरी कंपनी जो आती है भारत में वो कौन है? डच कंपनी। डच कंपनी में थोड़ा अंतर ये था कि ये भारत में थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। 1596 से लेकर के 1605 के बीच में ये भारत आते हैं और इसी दौरान 1602 में इस कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तीसरी कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, लेकिन ये भारत में आते कब हैं? 1608 में ये भारत में पहली बार पहुंचते हैं। इसके अलावा बात करें तो डेनिश कंपनी जो कि डेनमार्क की कंपनी थी, ये 1616 में इस कंपनी की स्थापना की जाती है और 1620 में ये भारत पहुंचते हैं। और लास्ट जो कंपनी भारत में आई थी, सबसे बाद में आने वाली कंपनी, वो कौन थी? फ्रांसीसी या फ्रांस की कंपनी थी जो 1664 में स्थापित हुई थी और 1667 में ये भारत पहुंची थी और पहली फैक्ट्री 1668 में इन्होंने सूरत में बनाई थी। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल ये वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था पुर्तगाल से रिलेटेड। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये डच और ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांस, इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो डच के बारे में पढ़ेंगे, तो हेडिंग दीजिएगा डच। डच से रिलेटेड यदि पॉइंट पे चर्चा करें तो डच जो है वो बेसिकली कौन थे? तो उस समय हॉलैंड कहा जाता था और अभी इसको कहा जाता है नीदरलैंड। तो डच जो है वो वास्तव में किस देश के लोग थे? तो वो हॉलैंड या नीदरलैंड। अभी आधुनिक समय में इसको नीदरलैंड कहा जाता है और जिस समय हॉलैंड था उस समय यहां के लोगों को डच कह करके संबोधित किया जाता था, इसीलिए इसे डच कह करके ही पढ़ा जाता है। ये नीदरलैंड की जो ये कंपनी थी, ये बेसिकली भारत के लिए या भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना चाहती थी। तो इनका जो शुरुआती व्यापार हुआ, ये पहुंच गए इंडोनेशिया जावा के क्षेत्र में। और इंडोनेशिया जावा का क्षेत्र भी भौगोलिक रूप से दक्षिण भारत जैसा ही है, गर्म प्रदेश, वर्षा अच्छी होती है। नतीजा ये हुआ कि वहां से भी इनको ठीक ठाक मसाले प्राप्त हो रहे थे। तो ये डच जो है वहां से मसाले लेकर के यूरोप के बाजार में ले जाकर के बेचने लगते। फिर बाद में ये वहां से पहुंचते हैं भारत, और यही कारण है कि इंडोनेशिया से लौटने के कारण ये पहुंच गए स्पेशली हमारे भारत के पूर्वी घाटों पे। पूर्वी घाटों का मतलब क्या हुआ? जो ज्योग्राफिकली आप देखते हैं भारत का क्षेत्र, ये खास करके दक्षिण बिहार का क्षेत्र, तो ये जो आप देखते हैं इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। यहां पर शुरू होता है गुजरात के पास से और ये जाकर के केरला तक खत्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। और यहां से ये शुरू होता है, बीच बीच में छूटा भी है, गैप भी है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। तो यही कारण है कि चूंकि ये इंडोनेशिया से भारत की ओर लौटे थे, तो इसलिए ये भारत में पहुंचे कहां? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और यहां से इन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। तो इनकी प्रारंभिक जरूरतें जो मसाले थी, इसकी पूर्ति तो उनको इंडोनेशिया जावा से हो गई थी, तो वो भारत से भी मसाले प्राप्त करते थे, लेकिन इनका मेन जो भारत में फोकस रहा वो रहा सूती कपड़ों पे। यानी ये भारत में बनने वाले सूती कपड़ों को ले जाकर के यूरोप के बाजार में बेचना शुरू किए। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए आप क्या जानते हैं कि काली मिट्टी होनी चाहिए। पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि कपास की खेती सबसे उपयुक्त किस मिट्टी में होगी?
काली मिट्टी। और भारत का अगर पश्चिमी हिस्सा देखें, गुजरात और महाराष्ट्र, तो वहां काली मिट्टी पाई जाती है और थोड़ा गर्म इलाका होता है। तो गर्म इलाका होना चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, वर्षा की संयमित मात्रा होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तब भी हो जाएगा, तो एक नियमित मात्रा होनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि भारत में कपास के लिए उपयुक्त वातावरण था, तो कपास उपजता था और उसी कपास से सूत बनाकर यानी धागे बनाकर के कपड़े बनाए जाते थे। तो ये सूती कपड़े भारत में आसानी से मिलते थे। चलिए यूरोप का कंडीशन देखिए। यूरोप में क्या है, बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरेगा और वहां पर बर्फ गिरेगा कपास के पौधे पे, तो कपास का पौधा होगा नहीं होगा। गर्मी उतनी पड़ती नहीं है वहां, सालों भर मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तीसरा क्या है कि वहां काली मिट्टी नहीं है, ज्यादा पानी और बर्फ की मात्रा के कारण काली मिट्टी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से यूरोप में कपास के उत्पादन की संभावना क्या थी, बहुत कम थी। और इसी कारण से ये लोग सूती कपड़े भारत से प्राप्त करना चाहते थे और ये भारत के कपड़ों को ले जाकर के यूरोप के बाजार में बेचते हैं। तो कहिएगा सर अब कैसे हो गया, तो अब इसलिए हो गया कि अब वो कपास नहीं उपजाने लगे हैं, उन्होंने फैक्ट्रियां बहुत सारी बना ली और उस फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल वो अमेरिका से भी खरीद के मंगाता था और भारत से भी। शुरू में भारत उनका गुलाम था, बाद में ब्रिटिश ने अमेरिका को भी अपना गुलाम बना लिया और अमेरिका में जो कपास उत्पादित होता था उसको खरीद के वो यूरोप मंगा लेते थे और अपने फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनाना शुरू कर रहे थे। तो फैक्ट्री उनका था, कच्चा माल दूसरे जगह से लाया जाता था और आज भी मैक्सिमम कच्चे माल यूरोप के बाजारों में अलग अलग देशों से ही खरीद करके भेजे जाते हैं। तो इस सूती कपड़े को भारत में पॉपुलर कराने का जो श्रेय है ये किसको जाता है, डचों को जाता है। यानी भारत से सूती कपड़े खरीद के ले गए और यूरोप के बाजार में ये बेचना शुरू करते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस तरह से मसालों का डिमांड था वैसे ही अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड उभर गया किसका, सूती कपड़ों का। और फिर इसको देख करके ब्रिटिश कंपनी को भी लगा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा और भारत से सामान लाके यूरोप के बाजार में बेचना पड़ेगा और इस तरह से भारतीय सूती वस्त्र वहां पर बिकने लगे। लेकिन डच की कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी कि जहां सारे कंपनियां किसी राजा द्वारा स्थापित किया जाता था और कुछ व्यापारियों को टेंडर दे दिया जाता था कि जाओ तुम बेच करके इसको फायदा कमाओ, हमें भी पैसा दो, हमें भी टैक्स बचाओ। लेकिन डचों के यहां वैसा सिस्टम नहीं था। डचों के यहां सिस्टम यह था कि यहां पर 17 लोगों की एक टीम बनी और इस टीम ने खुद पैसे लगाए और पैसा लगा करके कार्टेल सिस्टम, कल पढ़े थे कार्टेज, याद है, जिसको परमिट कहा जाता है, ये कार्टेल सिस्टम, कार्टेल मतलब होता है सहकारिता। यानी इन्होंने एक टीम बनाई और सहकारिता के आधार पर एक कंपनी का क्या किया, निर्माण किया। तो ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि भारत में आने वाले सभी कंपनियों में कौन सी ऐसी कंपनी थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारिता पर आधारित थी। कौन सी कंपनी हो जाएगी, डच, क्योंकि इसको राजा रानी ने कंपनी नहीं बना के दिया था, इन्होंने अपने से कंपनी बनाया, राजा रानी से सिर्फ क्या किया था, परमिशन लिया था और परमिशन लेकर के ये व्यापार करने निकल गए थे। तो चूंकि यह एक सहकारी कंपनी थी तो ना तो इसके पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, ना ही उतना ज्यादा मजबूत कंपनी थी। नतीजा यह हुआ कि भारत में जब इसे अंग्रेजों का सामना करना पड़ा तो ये सामना करने में असफल रहे और फाइनली ये भारत में हार जाते हैं बेदरा के युद्ध में और उसके बाद डच जो है अपनी कंपनी बंद करके भारत से वापस चले जाते हैं और सारी कंपनियां अंग्रेजों को सौंप देते हैं। और इस तरह से डच कंपनी से रिलेटेड 4-5 ही महत्व बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना है। तो लिखिए, यूरोप से भारत में व्यापार के लिए आने वाली दूसरी कंपनी डच थी। ये होलैंड होलैंड या
नीदरलैंड के निवासी थे। होलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट, डच की ओर से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कार्नेलियस हॉटमैन, कार्नेलियस हॉटमैन या हस्तेमान। इसी कार्नेलियस हॉटमैन को ही क्या नाम दिया जाता है? हस्तेमान। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा हस्तेमान था। नेक्स्ट, डच कंपनी की स्थापना सहकारिता अर्थात कार्टल पद्धति पर 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में किया गया। इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार, पूर्वी देश मतलब सिर्फ भारत नहीं, इंडोनेशिया, जावा, इन सब के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, कंपनी को इक्कीस वर्ष के लिए व्यापारिक अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट, सहकारी कंपनी में $65 लाख वहां के राशि का नाम है। 65 लाख का निवेश किया गया था। कंपनी का संचालन कंपनी का संचालन 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट, भारत के सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में पहुंचाने का श्रेय डच कंपनी को दिया जाता है। डच कंपनी को दिया जाता है।
नेक्स्ट, अब यहां से एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है खास करके बिहार के संबंध में, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ? हम्म। अच्छा ठीक है, बताते हैं, लास्ट में बताते हैं क्या है। लिखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश, मतलब आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम, में स्थापित की। इसके अतिरिक्त डचों ने सूरत, पटना, चीनसूरा, कासिम बाजार आदि में भी फैक्ट्री की स्थापना की। नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, बिहार के पटना में डचों ने 1632 ईस्वी में गंगा तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। वर्तमान में यह पटना कॉलेज का उत्तरी भवन है। यानी आज भी ये पटना कॉलेज के कैंपस में ये बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो डचों ने अपने फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया था। मैंने बताया था कि फैक्ट्रियां ज्यादातर कहां बनाई जाती थी? नदियों के किनारे, ताकि यहां पर दूर दूर से स्थलीय मार्ग से सामान ला करके घोड़े से, बैलगाड़ी से इकट्ठा किया जा सके, और फिर इस नदी में नाव के सहायता से रख करके इसको कलकत्ता भेजा जा सके, और फिर वहां से यूरोप भेजा जा सके। तो इसी कारण से ये फैक्ट्रियां स्थापित की जाती थी। और बिहार में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित हुई अस्थाई रूप से तो वो डचों ने ही की थी, तो इसलिए ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसका ये डेट भी काफी बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख सकते हैं कि 1632 में ये स्थापित हुआ था। और इसको किसने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़े प्रतिस्पर्धा बढ़े प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण डच कंपनी की स्थिति स्थिति
कमजोर हो गई। अंततः बेदरा के युद्ध ब्रैकेट में बंगाल 1759 में डच कंपनी को अंग्रेजी कंपनी ने पराजित कर दिया। अंग्रेजी कंपनी ने पराजित कर दिया और डच भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। और डच भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। तो बेसिक रूप से ये डच का इतिहास ज्यादा लंबा नहीं रहा, ज्यादा संघर्षपूर्ण नहीं रहा। ये इनका ज्यादा फोकस व्यापार पे था। चूंकि सहकारी कंपनी थी, उसमें जो पूंजी लगाए हुए थे उनका मेन फोकस था कि मेरा पूंजी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और व्यापार करने के लिए भी भारत में कंपटीशन बढ़ गया था। सारी कंपनियों से लड़ना पड़ता था, झगड़ना पड़ता था ताकि मेरा व्यापार बाधित ना हो। और उतनी मजबूत सेना नहीं थी इसके पास, उतना ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फाइनली ये बेदरा के युद्ध में क्या हो गए, पराजित हो गए। और पराजित होकर के इन्हें अपने सारे फैक्ट्रियों को ब्रिटेन को बेचना पड़ा और फिर यहां से वापस चले गए। अब इसके बाद आती है ब्रिटिश कंपनी। तुम्हारा जो प्रश्न था कि 21 वर्ष का जो अनुमति मिला ये क्या होता है, तो होता क्या था कि यूरोप में जो कंपनी स्थापित होती थी वो राजा से परमिशन लेते थे, अपने अपने राजा से, कि हम जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता था कि इतने दिन के लिए आपको व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है। और फिर जब लाइसेंस रिन्यूअल कराने आइएगा तो कुछ सरकार को आप पैसा दीजिए ताकि फिर अनुमति मिल सके। तो गवर्नमेंट इस बहाने से, यानी राजा इस बहाने से कुछ पैसे कमाती थी। तो इसी तरीके से यदि डच की बात करें तो डचों ने क्या किया था कि 21 वर्ष का इसे फरमान दिया कि जाइए 21 वर्ष तक आपको हम कुछ नहीं टोकेंगे, आप व्यापार कीजिए। 21 वर्ष के बाद फिर से आइएगा रिन्यूअल कराने, तो उसके बदले में आपको क्या लगेगा, कुछ पैसा लगेगा। उसी तरह से अभी पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्ष का फरमान मिला था और कहा गया कि जाइए 15 वर्ष तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप व्यापार कीजिए। फिर उसके बाद अगर आप डेट बढ़ाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए राजा इस तरह से एक टाइम पीरियड बांध दिया करते थे। अब आते हैं ब्रिटिश कंपनी की ओर, तो हेडिंग दीजिएगा ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश। ब्रिटिश कंपनी का जब हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश कंपनी सभी कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। और यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखिएगा नहीं, वो हम लोग सब कुछ लिखेंगे। याद रखने के लिए कुछ कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है, जो कि आपके प्रश्न के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला है कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी। इसके संबंध में कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600, इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, 31 दिसंबर 1600। और वहां पे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। उन्होंने ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को परमिशन दिया कि ठीक है तुम भारत में व्यापार करने के लिए जा सकते हो। कंपनी को परमिशन मिला, कंपनी ने अपनी तैयारी शुरू की। और इस तैयारी के दौरान उसको एक व्यक्ति मिला, राल्फ फिंच, नाम सुना है? तो वो फिंच ने क्या किया कि वो भारत आया हुआ था घूमने पहले, तो भारत से किसी तरह से भटक उटक करके लौट गया था। तो उसको पता था कि भारत में जाने का रास्ता क्या है, भारत में कैसे कंडीशन है, कौन कौन से राजा है, किस तरह का क्षेत्र है। तो उसी को कंपनी ने अपना मेन आदमी बना लिया कि तुम ही हमको बताओगे कैसे कैसे जाना है। तो कंपनी ने तैयारियां शुरू की और पहला जो यहां से कंपनी की तरफ से आदमी आता है वो 1608 में भारत पहुंचता है। नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। रॉल्फ फिंच तो उसका सहयोगी बना लिया कंपनी का
आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। केबीसी में 2 साल पहले यह प्रश्न पूछा था कि ब्रिटेन की तरफ से भारत सबसे पहले व्यापारिक जहाज लेके कौन आया था? अब ऐसा नहीं है कि अकेले आया था, आए जहाज पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन नाम किसका होता है? कैप्टन का, क्योंकि वो उस पूरे टीम का क्या है? लीडर है। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचता है। तो कैप्टन हॉकिंस को यह बता दिया गया था कि भारत में जो अभी शासन चल रहा है उसमें मैक्सिमम हिस्सा मुगलों के पास है, और मुगलों के दरबार में जो भाषा के यूज किया जाता है वो तुर्की, फारसी, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो कैप्टन हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा सीख के आया। तो अगले साल 1609 में वो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, क्योंकि कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के समय में, और जब आया तो कौन शासक था? जहांगीर। तो ये गया जहांगीर के दरबार में। अब सोचिए कि यहां पे कोई विदेशी अमेरिका का आदमी आए और यहां आकर के आपको मंच पे खड़ा होकर के भोजपुरी में बात करना शुरू करे, क्या हाल है भाई लोग, कैसे हो तुम लोग, नहीं का हाल बा बबुआ बबनी लोग, तो क्या हो जाएगा कि अचानक से सेंटीमेंट जुड़ जाएगा कि अमेरिका का आदमी भोजपुरी जान रहा है। यही चालाकी हॉकिंस सीख के आया था। वो गया दरबार में और जहांगीर से उसी की भाषा में बात किया। जहांगीर इंप्रेस कि ये इतना दूर से आया है और हमारी भाषा जान रहा है, हमारी भाषा में बात कर रहा है। जहांगीर ने उसी समय उसको दरबार में एक दरबारी के रूप में मनसब का पद प्रदान कर दिया और 4000 का मनसब उसको दिया और कहा कि तुम मेरे दरबार का एक मेंबर हो गया, आज से दरबार का मेंबर भी हो गया। और ये तब तक एक टेम्पोररी जो है उसने 1608 में सूरत में फैक्ट्री बना ली थी, जो कि एकदम काम चलाऊ था। इधर पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश जो है यहां टिक जाए, क्योंकि ब्रिटिश टिक जाएगा तो हमारा व्यापार क्या होने लगेगा? नुकसान होने लगेगा। तो पुर्तगाली जहांगीर का कान भर रहा है कि ये लोग बदनाम आदमी है, यूरोप में आप जाके देखिए ये लोग बहुत बदमाश है, कुछ दिनों में आपको तंग करेंगे, कृपया इसको जो है फैक्ट्री ना बनाने दिया जाए। तो जहांगीर दुविधा में है कि आदमी देखने में तो ठीक लग रहा है, भाषा भी मेरी बोल रहा है, क्या इसको फैक्ट्री बनाने की परमिशन दूं या ना दूं। तो इसी उलझन के बीच में क्या होता है कि 2-3 साल निकलने लगते हैं। तो जब लगा कि थोड़ा समय लग रहा है तो ब्रिटिश जो है चले गए दक्षिण भारत के दूसरे तट पे और 1611 में जाकर के मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी वहां भी फैक्ट्री बना लिया और वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक घटना घटी जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहां पर कौन सा युद्ध? स्वाली का युद्ध। और यह स्वाली का युद्ध जो हुआ, इसमें पुर्तगाल और अंग्रेज आमने सामने हो गए, क्योंकि पुर्तगाल भड़का रहा था जहांगीर को अंग्रेजों के खिलाफ, और यह बात अंग्रेजों को पता चल रही थी कि अरे राजा सुनिए नहीं रहा है ठीक से, इसका मतलब है कि पुर्तगाल भड़का रहा है। दोनों आमने सामने हो गए और इस युद्ध में पुर्तगाल हार गया और पुर्तगाल हार गया और ब्रिटेन की क्या हो गई? जीत हो गई। यह नवंबर 1912 में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, और सॉरी 1600, अरे यार नवंबर 1612 में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जीत किसकी हो गई? ब्रिटेन की। अब जैसे ही ब्रिटेन जीता तब जहांगीर को थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं नहीं, ये लोग ठीक आदमी है और ये उससे मजबूत पार्टी है, इसी को हम लोगों को साथ देना चाहिए। और पुर्तगाली यहां से फिर डाउनफॉल की ओर जाना शुरू करता है। और यहीं पर जब जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को परमिशन दिया, उसके बाद विधिवत रूप से 1613 में पहली बार अस्थाई फैक्ट्री बनाने में अंग्रेज क्या हुए? सफल हुए। और यह अस्थाई फैक्ट्री फिर बनी कहां? सूरत में। अब यूपीएससी कंफ्यूज है कि इतना सारा डेट है, इसमें कभी अस्थाई कभी अस्थाई, कभी उत्तर भारत में तो कभी दक्षिण भारत में, कभी पश्चिम भारत में। तो यूपीएससी ने सिर्फ यह पूछा कि बताइए कि 1613 में सूरत में किसने फैक्ट्री बनाई थी? तो कौन बनाया? ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न आया कि 1613 में ब्रिटेन ने अपनी फैक्ट्री कहां बनाई थी? तो समझ में आया कि 1608 आएगा तब भी वो आंसर होता है, लेकिन किस रीजन से होता है? क्योंकि अस्थायी रूप से बनाया। 1611 में कहां बनाया? तो मसूलीपट्टनम साउथ में जाके बनाया। और 1613 में उसने विधिवत बनाया और उससे पहले उनको कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा? स्वाली का। अब इसके बाद से कंडीशन क्या होने लगे? अंग्रेजों के सुधरने लगे और पुर्तगाल का कंडीशन भारत में क्या होने लगा? खराब होने लगा। और वैसे भी पुर्तगाली जो थोड़ा लूटपाट के नेचर वाले ज्यादा थे, तो अब धीरे धीरे वो मुगलों के नजर में गिरने लगे और ब्रिटिश अपने आप को ठीक करना शुरू करते हैं।
ब्रिटिश बहुत चालाक थे, इन्होंने शुरू से ही व्यापारिक चीजों पर ध्यान दिया। अब यहां एक और कंफ्यूजन है जो कि बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। यहां हम लोगों ने पढ़ा कि एलिजाबेथ याद रखिएगा कौन, प्रथम, तो इनके समय में कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन 2-3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो ब्रिटेन में राजा बन गए जेम्स प्रथम। तो यह पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के किस राजा के दूत के रूप में भारत आए थे, किसके तरफ से आएंगे, जेम्स प्रथम। और कंपनी की स्थापना के समय कौन थी, एलिजाबेथ। और इस समय भारत में बात करें तो कौन है, अकबर। और जब यह जेम्स प्रथम के दूत में आए तो जहांगीर। तो यही सब कंफ्यूजन है जो कि आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए प्रयास किया जाता है, और कई बार बच्चे ध्यान से नहीं देखने के कारण फंस जाते। तो जहांगीर के समय में आता है, और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ही इसने डेवलपमेंट शुरू किया। ब्रिटेन ने एक और चालाकी की कि अच्छा चलो ये दूत का जितना काम हो सकता था कर लिया, अब ये वापस आ गया। तो उसने 1615 में एक नया दूत भेजा, किसका नाम क्या था, टॉमस रो। टॉमस, कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा मिलेगा, थॉमस। तो थॉमस रो या टॉमस रो जो है ये 1615 में आया, ये भी जहांगीर के दरबार में गया, इसने भी जहांगीर से अच्छे से बात उत की, और इसके कहने पर भी जहांगीर ने कुछ और फैक्ट्री बनाने का परमिशन दे दिया, जैसे भरूच में जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद, इसके अलावा बिहार, इन सभी जगहों पर फैक्ट्री बनाने की परमिशन दिलवाने में कौन सफल रहा, टॉमस रो। और इस तरह से देखते ही देखते ब्रिटिश कंपनी अब एक अस्थाई कंपनी के रूप में भारत में डेवलप होने लगी। और दूसरी ओर पुर्तगाली देखा कि ब्रिटेन को इतना समर्थन मिल रहा है, तो वो अब लूटपाट पे ज्यादा फोकस करने लगा, व्यापार पे कम फोकस कर रहा था। और डचों को उतनी सहायता नहीं मिल रही थी, क्योंकि जितने प्लानिंग से ब्रिटिश आए थे उतने प्लानिंग से डच नहीं आए थे। वो तो समझे कि सिंपल सा जा रहे हैं व्यापार करने, और ये पूरे चालाकी के साथ आए थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यापार की गतिविधियों को सुधारना शुरू किया, और इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। 1632 की घटना, 1632 में इसने क्या किया कि दक्षिण भारत के गोलकुंडा क्षेत्र से इसने जाकर के एक फरमान ले लिया, जिसको नाम दिया जाता है गोल्डन फरमान। और इसके तहत जो है भारत के इस गोलकुंडा क्षेत्र में इसको फ्री में ट्रेड करने का मौका मिल गया। एक बार में इसको 500 पैगोडा राशि दे देनी थी, और उसके बाद इसको कोई पैसा नहीं देना था और व्यापार करना था। और इस तरह से देखते ही देखते ये कंपनी भारत की सभी कंपनियों में सबसे मजबूत और अस्थाई कंपनी बनने लगती है। फिर 1717 में मुगलों द्वारा भी शाही फरमान दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस वाले पार्ट्स पे, फिर उस पे चलेंगे। लिखिए, पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी द्वारा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पंद्रह वर्ष के लिए फरमान, फरमान माने होता है परमिशन, फरमान जारी किया गया। जब यह कंपनी बन रही थी तो उस समय इस कंपनी का नाम थोड़ा बड़ा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
और बाद में इसी का नाम हम लोग छोटा कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बदल जाती है, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी का नाम थोड़ा सा बड़ा था। नेक्स्ट, कंपनी की तरफ से पहले कैप्टन के रूप में हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत के सूरत में पहुंचा। नेक्स्ट, एक नोट करके लिखिएगा, एक नाम याद रखना है, मिल्डन हॉल। ठीक है, मिल्डन हॉल 1599 याद रखना है। क्या है ये बताते हैं, वही लिखाएंगे। हुआ क्या कि ब्रिटेन में कंपनी बन रही है, कंपनी व्यापार करने के लिए परमिशन मांग रही है। ये थोड़ा सिंगल व्यापारी था, मतलब अकेले दो चार अपने चेले चपाटी लेकर के व्यापार करता था। ये क्या करता है कि चोरी छुपे स्थलीय मार्ग से ही भारत पहुंच गया। जिस समय पूरा रास्ता रोका हुआ है, पता नहीं ये कैसे बचते बचाते तुर्की उर्की होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ये क्या हो गया, भारत पहुंच गया। तो भारत स्थलीय मार्ग से आने वाला एकमात्र ब्रिटिश व्यापारी कौन था, मिल्डन हॉल था। और ये पहुंच भी गया और भारत से फिर बाद में लौट भी जाता है। लेकिन चूंकि यह व्यक्तिगत रूप से आया था तो ये तो कुछ खास कर नहीं पाया, अपना कुछ सामान लिया और चला गया। विधिवत रूप से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, तो वही नोट में लिख लीजिए, स्थलीय मार्ग से 1599 में एक ब्रिटिश व्यापारी मिल्डन हॉल भारत आया था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन, ये प्रश्न आता है, कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से जेम्स प्रथम के दूत, अब याद रखिएगा किसके दूत के रूप में आया था, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। नेक्स्ट, 1509 में, सॉरी 1609 में वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की एवं फारसी भाषा का जानकार था। तुर्की एवं फारसी भाषा का जानकार था। अतः उसने जहांगीर को
खुश करते हुए 400 का मनसब, मनसब का यहां मतलब होता है पोस्ट, जो वेतन दिया जाता था उसका पोस्ट। मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना है, मनसबदारी व्यवस्था। 400 का मनसब प्राप्त किया तथा जहांगीर ने उसे खान की उपाधि, तथा जहांगीर ने उसे खान की उपाधि प्रदान की, यानी कैप्टन हॉकिंस खान हो गया वो। और ये उपाधि उसको किसने दी है? जहांगीर ने। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तथा दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। लेकिन अभी ये सारी फैक्ट्रियां कैसी हैं? अस्थाई है। अस्थाई का मतलब यह है कि राजा से परमिशन नहीं मिला है, इसके कारण ये लोग बड़ा फैक्ट्री ना बना करके छोटा बनाए हैं कि यदि कभी बोला जाए हटाने के लिए तो हटा भी सके। इस तरह की फैक्ट्री इन्होंने बनाई। अब इसी समय में होता है 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध। तो लिखिए, नवंबर 1912 में, सॉरी 16 से यार, नवंबर 1612 में गुजरात के स्वाली में, स्वाली कहां है? गुजरात। तो गुजरात के स्वाली में पुर्तगाली कंपनी एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच स्वाली का युद्ध हुआ। युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया। थॉमस बेस्ट ने किया। पुर्तगाली पराजित हुए। थॉमस बेस्ट ने किया, पुर्तगाली पराजित हुए। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रदान की। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रदान की। अब नेक्स्ट लिख सकते हैं, अस्थायी रूप से
1613 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। यानी इस बार मुगल राजा के परमिशन से फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो इसीलिए इसको अस्थाई कहा जा सकता है। अस्थाई रूप से 1613 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। तो चाहे ऐसे पूछे या 1608 में पूछे, कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां रहेगी? सूरत में ही रहेगी। ठीक है, अस्थाई पूछेगा तो 1613 हो जाएगा, अस्थाई पूछेगा तो 1608 हो जाएगा। बस इतना ही अंतर ध्यान रखना है। अब फैक्ट्री की स्थापना हो गई और पुर्तगाली थोड़े से भयभीत भी हो गए कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर हमारे आ गया है, अंग्रेज। और यहां से फिर तनाव वाला स्थिति शुरू होता है। और अंग्रेज इस 3G में से पूरी तरह से चिपके हुए थे सिर्फ गोल्ड पे। ये ना तो यहां के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, ना ही ज्यादा ईसाई धर्म को प्रमोट करते थे, ना ही अपने प्रतिष्ठा दिखाने के लिए जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करते थे। ये सिर्फ कोशिश करते थे कि राजा को खुश करके ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक परमिशन ले लें, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनाने का परमिशन ले लें। और इसी के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। लिखिए, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सोलह सौ पंद्रह में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। टॉमस रो, इसी को कहीं पे थॉमस लिखेगा, कहीं टॉमस लिखेगा या टॉमस लिखेगा, जो भी लिख दे। जहांगीर के दरबार में आया। उसने जहांगीर से कई फैक्ट्रियों के फरमान प्राप्त किए। फरमान प्राप्त किए, जैसे भरौच, अहमदाबाद आदि। मेन यही दो है, बाकी धीरे धीरे बढ़ा था। भरौच, अहमदाबाद आदि। चूंकि इन्होंने बिहार में भी फैक्ट्री लगाया था, पटना में, तो यहां से भी एक प्रश्न आता है, तो थोड़ा नोट करके लिख सकते हैं इसके संबंध में। नोट करके लिख लीजिएगा, बिहार के पटना में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री लगाने का प्रयास 1620-21 किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। बिहार में सोलह सौ इक्यावन में अंग्रेजों ने गुलजार बाग पटना में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना की।
अभी जब जाइएगा तो गुलजार बाग में एक जगह है जहां पर जमीन से संबंधित नक्शा बिकता है, ठीक है, पटना सिटी के अंतर्गत आता है। वही केंद्र है जो कि ब्रिटिश ने अपने फैक्ट्री के रूप में बनाया था। और चूंकि ब्रिटेन बिहार से सबसे ज्यादा चाहत रखता था क्या पाने का, तो अफीम, और इसी कारण से इस क्षेत्र केंद्र को या इस ऑफिस को अफीम कोठी के नाम से जाना जाता था। यहां पर ये लोग क्या करते थे, पूरे बिहार से लाके अफीम को इकट्ठा करते थे और फिर उसको नाव पे या जहाज पे लाद के गंगा नदी के किनारे इसको गंगा नदी के माध्यम से बंगाल भेज देते थे और फिर उस बंगाल से इसको यूरोप में या अलग अलग जगहों पे बेचा जाता था। तो यह बिहार में अफीम कोठी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह बिहार सरकार के अंतर्गत है। उसी नोट में लिख सकते हैं कि अंग्रेज बिहार से अफीम के व्यापार को प्रधानता देता था। अफीम के व्यापार को प्रधानता देता था। इसका रीजन यह था कि बिहार की जो मिट्टी और जलवायु थी वो अफीम के लिए उपयुक्त थी, तो बिहार में अफीम खूब उत्पादित होता था। ये लोग अफीम ले लेकर के उसको यूरोप के बाजार में और अलग अलग जगह बेचते थे। अभी भी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में सुना होगा कि रोहतास के क्षेत्र में एक ऐसी सूचना मिली थी कि पुलिस पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग चोरी छुपे अफीम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि अफीम की खेती क्या कर दी गई है, प्रतिबंधित है। इसको आप खेती नहीं कर सकते हैं, ये बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकता है। इससे कुछ दवाइयां बनती है, इसी के आधार पर कुछ जगहों पर इसको स्पेशल परमिशन दिया जाता है और तभी इसका उत्पादन किया जाता है। नशे की दृष्टि से माना जाए तो सबसे खराब नशों में से एक माना जाता है अफीम को। और जितने भी मुगल राजा हुआ करते थे वो सब अफीम के क्या रहते थे, आदी रहते थे, एकदम अफीम के नशे वाले लोग। तो ये जितने भी जो सीढ़ी से लुढ़क के कोई मर गया, कोई ढुलक के मर गया और कोई अभी युद्ध जीता ही था और मर गया, तो ये सारे लोग क्यों मरते थे, क्योंकि इतना अफीम पीते थे जिनसे कारण उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता था और वो कम दिनों के मेहमान रहते थे। जो नहीं पिया वही ठीक ठाक जिया, जैसे अकबर वो ठीक ठाक जी लिया, हुमायूं पिया सीढ़ी से ढुलक गया, और जहांगीर पिया तो वो भी ज्यादा दिन नहीं जिया। तो इस तरह से अफीम जो है बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से नशे की वस्तु थी भारत में, और इसका व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इसका डिमांड बहुत रहता था। इसी कारण बिहार इस अफीम का महत्वपूर्ण था। और बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजों को सर्वोच्च क्वालिटी का अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता था, और ऑप्शन में था बिहार। ऐसे इसका एक अलग सूत्र है कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए कि कौन सा बढ़िया कहां से मिलता था, और ऑप्शन में अगर बिहार या बिहार का कोई जिला है, तो आंसर क्या होगा, वही होगा। बीपीएससी है तो बिहार को तो पूछेगा ही, तो ऑब्वियस है कि वही आंसर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक हितों को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया। उसने भारतीय राजाओं को खुश कर इन्हें प्राप्त किया। अब इसमें से 2-3 उदाहरण हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉइंट में लिखिएगा नीचे। 1632 में गोलकुंडा, कल हम बताए थे कि कैसे दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद कई राज्य बन गए थे। उसमें से था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो उसी में से बीजापुर से गोवा छीना था
पुर्तगालियों ने, और एक गोलकुंडा था। तो गोलकुंडा राज्य में भी अंग्रेज पहुंचे और राजा को कहा कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, कोई एक फिक्स तरीका बताइए ताकि हमको भी टैक्स देने में सुविधा हो, आपको भी लगे कि पैसा मिला है। तो राजा को लगा कि बढ़िया ऑफर दे रहा है, क्या मांग ले, तो समझ में आ नहीं रहा था। राजा ने कहा कि ठीक है, 500 राशि आप एक बार में दे दीजिए, आज साल भर व्यापार कीजिए, कोई टैक्स हम नहीं लेंगे। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि तुम एक बार ले लो और उसके बाद हम इतना व्यापार करेंगे कि उसके 20 गुना ज्यादा हम टैक्स बचा लेंगे। ऐसे क्या होता था, हर बार वो आएगा, जितना सामान खरीदेगा उस पर उसको क्या लगता था, टैक्स लगता था। अब यहां क्या हो गया कि उसने एक तरीका ढूंढ लिया कि एक बार टैक्स दे देना है और उसके बाद पूरे साल में टैक्स नहीं देना है। राजा उसके जाल में फंस गया और गोलकुंडा के शासक ने उसको परमिशन दे दिया कि 500 पैगोड़ा, पैगोड़ा का यहां मतलब है कि उस गोलकुंडा क्षेत्र में जो राशि चलती थी उसका, तो 500 पैगोड़ा के बदले में उसने यह तय कर दिया कि आप व्यापार साल भर कर सकते हैं। और अंग्रेज ने इसका खूब फायदा उठाया और इसी कारण से इस फरमान को जो गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को दिया, इसको गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। तो यहां से 3 प्रश्न आते हैं। गोल्डन फरमान अंग्रेजों को कब दिया गया? 1632। 32 इसलिए भी याद रह सकता है क्योंकि बिहार में डचों ने अपनी फैक्ट्री कब बनाई थी? 1632, तो इससे उसको याद कर लेना है। जब भी डेट याद करने में कंफ्यूजन हो तो एक डेट जो आपने कहीं पढ़ा है उसी से दूसरे को जोड़ लीजिए, याद हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि अंग्रेजों को गोल्डन फरमान किसके द्वारा दिया गया था? गोलकुंडा के शासक जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह, तो इसने दिया था। और तीसरा पूछा जाता है कि किस कंपनी को गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ था? कौन सा कंपनी होगा? ब्रिटिश कंपनी, तो उसी को है, लिखें। 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोडा प्रति वर्ष के बदले 500 पैगोडा प्रति वर्ष के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति ब्रिटिश कंपनी को प्रदान की। ब्रिटिश कंपनी को प्रदान की। इस फरमान को गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। तो बहुत खुश अंग्रेज की एगो फरमान मिल गया। धीरे धीरे अब इसी तरह का स्कीम ले लेके वो अलग अलग राजाओं के पास पहुंचता था। धीरे धीरे और उसकी स्थिति क्या होने लगी? भारत में मजबूत होने लगी। उसके बाद दौर आता है 1661 का। उस साल अंग्रेजों के लिए 2 फायदेमंद चीजें रही। एक फायदेमंद चीज यह रहा कि ब्रिटेन के राजा की शादी हो गई पुर्तगाल के राजकुमारी से। नतीजा यह हो गया कि पुर्तगाल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और भारत में ब्रिटिश कंपनी जो है अब मजबूत कंपनी बन गई और पुर्तगाल धीरे धीरे अब साइड होना शुरू हो जाता है। और दहेज में उसने क्या दे दिया? बंबई। तो एक फायदा यह हुआ। दूसरा, 1661 में जो ब्रिटेन का राजा था उस समय, चार्ल्स द्वितीय, उसने क्या किया कि यहां के कंपनी को कुछ अधिकार दिए कि अब तुम यहां पे ठीक ठाक काम कर रहे हो, इसलिए अब हम तुमको सिक्का ढालने का भी अधिकार देते हैं, तुमको अपने न्यायालय चलाने का अधिकार देते हैं। और इस तरह से कंपनी की स्थिति और मजबूत हो गई। तो लिखिए, 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, उस समय तक राजा बदल चुके हैं, पहले जेम्स प्रथम थे, अब कौन हो गए? चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए।
जैसे मुद्रा ढालने का अधिकार, मुद्रा ढालने का अधिकार। उस समय कागज के नोट नहीं चला करते थे, इसलिए ज्यादातर शब्दों में यूज क्या होगा, ढलाई। ढलाई का मतलब सिक्का जो बनता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ढलाई, सिक्का ढालना कहा जाता है। तो इसीलिए जहां भी यूज होगा ब्रिटिश पीरियड में वो क्या होगा, ढलाई शब्द का ही यूज होगा, क्योंकि उस समय नोट नहीं चलते थे, सिक्के ही चला करते थे। तो सिक्का ढालने का अधिकार, कौमा, किला बनाने का अधिकार, कौमा, राज्यों से संधि का अधिकार, तथा न्यायालय कार्य करने का अधिकार। न्यायालय कार्य करने का अधिकार। तो इस तरह से कंपनी की स्थिति राजा के समय मजबूत हुई। एक प्रश्न आएगा बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी उतनी सफल नहीं हुई जितनी ब्रिटिश कंपनी सफल हुई। क्या अंतर था, तो उसमें एक अंतर यही था कि ब्रिटेन के राजा अपनी कंपनी को बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी जो मांगा, जिस तरह की मदद मांगी, जिस तरह का रियायत मांगा, ब्रिटेन के राजा दे देते थे। और फ्रांस के राजा वहां से एक्सपेक्ट करते थे कि खाली हमको पैसा कमा के भेजो, अगर पैसा नहीं भेजोगे तो फिर यहां से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटेन से मिला, और इसी कारण से ब्रिटिश कंपनी सफल हुई और फ्रांसीसी कंपनी धीरे धीरे पिछड़ जाती है। नेक्स्ट, किला क्या होता है, किला मतलब एक घेराबंदी वाला जगह, बिल्डिंग, तो किला बनाने का अधिकार। नेक्स्ट, फैक्ट्री जो बनता था वो कमजोर होते थे, यानी छोटा मोटा वेयर हाउस बना लिए घेर घार करके किसी तरीके से, और किला जो होता था मोटी मोटी दीवारों से बनाया जाता था, पूरा बाउंड्री घेर दिया जाता था, और उसी किले के कैंपस में एक कोने पे फैक्ट्री चलता था, उसी में रहने का जगह होता था। तो किला इसलिए बनाया जाता था ताकि सेफ्टी पर्पस से, कि यानी हमारे इलाके में कोई दुश्मन जल्दी नहीं घुस सके, हमारे ठिकानों को कोई लूट ना सके, और चारों तरफ सिपाही जो है उसी किले पे चढ़ के पहरा देते थे। तो इस तरह के परमिशन की बात हो रही है। हाँ, राज्यों के साथ संधि का मतलब जैसे ये गोल्डन फरमान जो प्राप्त किया, इस तरह के संधि जितना ज्यादा राज्यों से आप कर सकते हैं कीजिए, ये परमिशन वहां से मिल गया। नेक्स्ट, 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन या कैथरीन से हो गया। पुर्तगाल ने भारत के बंबई द्वीप को दहेज के रूप में ब्रिटिश राजा को सौंप दिया। ब्रिटिश राजा को सौंप दिया। नेक्स्ट, अब राजा ये बंबई लेके क्या करेगा, वहां से बैठ के कुछ तो कर नहीं सकता है। कि अब अगर हमको यहां से कोई कहे कि आपको जो है हम जो है एक आइलैंड गिफ्ट कर देते हैं यूरोप में, तो हम वो आइलैंड को लेके क्या करेंगे, यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं यहां से बैठे बैठे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि कोई अगर वहां से एक ऑप्शन दे कि हमको भाड़ा पे दे दीजिए, हम कुछ पैसा भेजेंगे यहां से,
उसी समय उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, हाँ हाँ रखो तुम, हम क्या करेंगे यूरोप का आइलैंड लेके। तो ब्रिटेन के राजा ने भी वही किया कि जो भारत की कंपनी थी उस कंपनी को वो आइलैंड क्या कर दिया, यानी हमारा जो द्वीप था बंबई का, वो गिफ्ट कर दिया कि ये रखो, इसके बदले में कुछ पैसा हमको देना और कंपनी इसको यूज करो। तो कंपनी यूज करो, तो ये बंबई की कहानी बड़ा रोचक है। क्या है कि जो बंबई आज हम लोग देखते हैं वैसा नहीं था बंबई, ये छोटे छोटे 7 टापू थे इस तरह से, और बीच बीच में गैप था, और इस तरह से ये मिलके ही बंबई था। तो ब्रिटेन को मिला तो ऐसा मिला, इस बीच बीच से समुंदर बहता था, ऐसे चारों तरफ से आने जाने का रास्ता था। तो इस द्वीप को उसने क्या किया कि डिजाइन किया और बना दिया इधर से बंदरगाह, और इसमें पूरा मिट्टी डाल डाल करके इसको भर दिया, और ये बना दिया बंबई शहर। ये जो बंबई शहर आप आज देखते हैं, ये ऐसा नहीं मिला था उसको, उसको मिला था 7 टापुओं का शहर। ऑब्जेक्टिव में पढ़ते होंगे, 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है, बंबई को। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 7 टापू ही थे, उसको जबरदस्ती क्या बनाया गया, शहर। तो आज भी जब आप सुनते होंगे न्यूज में कि मुंबई में बहुत बारिश हुई और पानी लग गया, सब लोग फंस गए, तो इसका रीजन यही है कि जबरदस्ती बनाया गया शहर है, इसलिए वहां पानी जब बारिश की जब ज्यादा आ जाता है तो उसको निकलने में क्या होता है, समय लगता है। तो इस तरीके से उसको क्या किया, अगले कुछ सालों में 1668 में, 61 में इसको मिला था, 68 में इसने क्या किया कि 10 पाउंड की राशि लेकर के इस बंबई शहर को उसने सौंप दिया कंपनी को कि ये लीजिए, इसको डेवलप कीजिए। और एक व्यक्ति थे गैरोल्ड एंगियार, अब इस गैरोल्ड एंगियार ने बहुत चालाकी से इसको एक प्लान किया और एक शहर के रूप में डेवलप करना शुरू किया। एक प्रश्न भी आता है कि बंबई का संस्थापक किसको माना जाता है, कौन होगा, गैरोल्ड एंगियार। जैसे आप पढ़ते होंगे कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जॉब चार्नोक। तो कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने की थी, तो उसी तरह से बंबई की स्थापना किसने की, गैरोल्ड एंगियार ने। और एंगियार ने 1668 से लेके इस पे काम करना शुरू किया, और 1687 में जाकर के इसको विधिवत रूप से एक शहर के रूप में स्थापित कर दिया, और यही बन गया उस समय का भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश केंद्र। यानी ब्रिटिश का मुख्यालय, शुरुआती मुख्यालय कहां बन गया, बंबई में। अब यदि इसी चीज को ध्यान से पढ़िएगा तो जो आप पढ़ते हैं उसमें भारत जब पहुंचा ब्रिटिश, तो उसका मुख्य केंद्र कहां हुआ करता था, सूरत। यहां से बढ़ करके उसको मिला फिर क्या, बंबई। तो बंबई को उसने क्या बना लिया, अपना मुख्यालय और मेन केंद्र। फिर उसने बाद में जीत लिया बंगाल को, और बंगाल को जीता तो वहां पर उसने एक बसाया एक शहर जिसका नाम क्या है, कलकत्ता। और कलकत्ता को बसाया था किसने, जॉब चार्नोक ने। कलकत्ता को बना लिया उसने हेडक्वार्टर, और जब लगा कि कलकत्ता में राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो वो राजधानी लेके कहां चला गया, दिल्ली। और सबसे लास्ट में उसकी राजधानी कहां रही, दिल्ली। और फिर वो वहां से भारत से वापस चला जाता है। तो यानी ये वो क्रम था जिस क्रम में ब्रिटिश ने भारत में अपने मुख्यालय स्थापित किए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी के मुख्यालय का क्रम, यानी किस क्रम में ये मुख्यालय बने। सबसे पहले कहां, सूरत, फिर बंबई, फिर कलकत्ता, और फिर दिल्ली। अब इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि ब्रिटिश कंपनी में, कंपनी का भारत में बनने वाले मुख्यालयों का क्रम से सजाइए। तो क्रम से सजाने में दिमाग ही लगाना पड़ता है, तो उस समय आप सोचना पड़ेगा कि कहां कहां उन्होंने कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इसको लास्ट में नोट में लिखा देंगे, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1668 में, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को दस पौंड, पौंड ब्रिटेन की राशि का क्या नाम है, पौंड। आज भी वहां क्या चलता है, पौंड चलता है, पाउंड बोलते हैं उसको। 10 पौंड की राशि, 10 पौंड की वार्षिक राशि
के बदले ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। बंबई को एक शहर के रूप में विकसित करने का श्रेय गैरोल्ड अंगियार गैरोल्ड अंगियार को दिया जाता है। सोलह सौ सतासी में सिक्सटीन एटी सेवन में कंपनी ने बंबई को अपना मुख्यालय बनाया। मुख्यालय बनाया तो बंबई मिल गया और बंबई को इसने अपने राजधानी के रूप में निर्माण कर लिया, डेवलप कर लिया। तो अंग्रेज अब फूले नहीं समा रहे कि अब तो पुर्तगाली यहां से चले गए हैं, डच भी कमजोर पड़ रहे हैं और फ्रांसीसी भी आ चुके थे, लेकिन फ्रांस अभी भी उतने टकराव में नहीं थे। तो पूरा अब थोड़ा ईगो जो है ब्रिटिश कंपनी का क्या हो गया, बढ़ गया। तो बंबई के क्षेत्र का उसका एक व्यापारिक अधिकारी था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। तो नाम में लगा हुआ है चाइल्ड, तो चाइल्ड है तो उसके अंदर उसके नाम का गुण आ गया, बचपना वाला हरकत। तो उसने क्या किया कि औरंगजेब का एक जहाज था जो व्यापारिक उद्देश्य से जा रहा था, तो उसको लूट लिया। उसको लगा कि जो है मेरे से परमिशन नहीं लिया, मेरे इलाका में घूम रहा है, तो हम इसको लूट लेते हैं। तो औरंगजेब के जहाज को उसने लूट लिया और औरंगजेब उस तत्कालीन परिस्थितियों में भारत का सबसे मजबूत शासक हुआ करता था। औरंगजेब इस बात से चिढ़ गया और उसने सीधा एक फरमान जारी किया कि जितने भी मुगल क्षेत्र के ब्रिटिश कंपनी है सबको फैक्ट्री को बंद कराया जाए, सारे को ताला मरवाइए आज ही, और सारे जो है कंपनी के लोगों को वहां से निकालिए। अंग्रेज डर गया क्योंकि अधिकांश उसकी फैक्ट्रियां कहां थी, मुगल के ही क्षेत्र में थी। फटाफट जितने भी अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी थे सब पहुंचे मुगल के यहां, माफी मांगना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि पहला तो यह होगा कि जितना भी नुकसान आपने किया है उससे कई गुना ज्यादा हम जुर्माना लेंगे, और दूसरा उस आदमी को जिसने हमारा लूटा है उसको हम भारत में देखना नहीं चाहते हैं, उसको भारत से सीधा ब्रिटेन भेजिए, वो नहीं रहेगा इंडिया में, वो रहेगा तो फिर परमिशन नहीं मिलेगा। फाइनली चाइल्ड को 1688 में यहां से वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। और यहां से एक प्रश्न आता है कि वह ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसे भारत से निष्कासित कर दिया गया था? कौन था? सर जॉन चाइल्ड। तो चाइल्ड नाम, हरकत वैसा ही, काम भी उसके साथ वैसा ही। किया किसने? औरंगजेब ने। कब हुआ? 1688। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखिए। 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती नदी के मुहाने पर औरंगजेब के जहाज को लूट लिया। घटना के बाद औरंगजेब ने ब्रिटिश केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया।
कंपनी द्वारा 17,000 पाउंड का दंड भरने के बाद कंपनी को माफ किया गया। लेकिन सर जॉन चाइल्ड को भारत से ब्रिटेन निष्कासित कर दिया गया। भारत से ब्रिटेन निष्कासित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत से बाहर निकाले जाने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सर जॉन चाइल्ड था, 1688, और शासक कौन था? मुगल थे। ठीक है, इसका रीजन ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने 1680 में एक घोषणा की कि जजिया टैक्स जो है वो जो कि गैर मुसलमान को देना होता है, और यूरोपीय लोग भी गैर मुसलमान हैं, इसलिए उनसे भी जजिया टैक्स लिया जाएगा। और इसी बात से थोड़ा सा ब्रिटिश लोग नाराज चल रहे थे कि हम लोग आए हैं यहां व्यापार करने, तो ये वो अलग टैक्स लगा दिए, व्यापार पे जो टैक्स लगाना है लगाइए, ये अलग की गैर धार्मिक होने का टैक्स। तो इसी कारण से चिढ़ करके उसने इस तरह की घटना दी। तो नोट करके लिख सकते हैं, 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजों पर भी जजिया टैक्स लगाया था। अब अंग्रेज थोड़ी स्थिति उनकी डगमगाई, औरंगजेब से डरने लगा, और इस दौरान वो औरंगजेब के खिलाफ कोई भी काम नहीं करता है। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब उसका बेटा आता है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जफर अंतिम है, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम आया और उसने शासन किया, लेकिन वो कुछ ही सालों में मर गया। फिर आया जहांदार शाह, वो एक ही साल में चला गया। फिर आया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक बार क्या हो गया कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, और इसी दौरान ब्रिटेन के राजा की तरफ से एक दूत आया था जिसका नाम था जॉन सरमन। तो जॉन सरमन जो है अपने एक डॉक्टर के साथ, जो चिकित्सक था, उसके साथ फर्रुखसियर से मिलने गया और देखा कि फर्रुखसियर थोड़ा बीमार है, तो अपने डॉक्टर को उन्हीं के यहां छोड़ दिया। अब बोला कि दिन रात इनकी देखभाल करो। 2-3 महीने में राजा साहब ठीक हो गए। राजा साहब पूरा खुश कि डॉक्टर ने हमको तो बचा लिया, मांगो क्या मांगते हो। तो ये लोग तो मांगेगा क्या? व्यापारिक सुविधा। और नतीजा ये हुआ कि 1717 में फर्रुखसियर ने घोषणा की एक शाही फरमान की। शाही फरमान मतलब मुगलों के द्वारा दिया गया एक प्रकार का अधिकार, और उसके अंतर्गत इनको बंगाल में व्यापार का अधिकार मिला, इनको सूरत में व्यापार का अधिकार मिला, वैसा ही अधिकार जो कभी गोलकुंडा के शासक ने उनको दिया था, मुक्त व्यापार का अधिकार। और यही तो ये लोग चाहते थे, और इसी अधिकार को भारत में ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है किसी संस्था व्यक्ति को प्राप्त हुआ पहले बार कुछ विशेष अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी पहला बार कुछ खास अधिकार मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार यानी भारतीयों को पहली बार संवैधानिक रूप से क्या मिला? अधिकार मिला, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिए गए? मैग्ना कार्टा। और उसी तरह से ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक के द्वारा पहली बार कुछ अधिकार दिए गए कि यहां तुम फ्री में व्यापार कर सकते हो, यहां फ्री में व्यापार कर सकते हो। और इसी कारण से इस 1717 के शाही फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस शाही फरमान में 4 आदेश दिए गए।
पहला आदेश था कि बंगाल में 3,000 एक बार में आप दे दीजिएगा राशि, और उसके बदले में पूरे बंगाल में साल भर आप क्या कीजिए, फ्री में व्यापार कीजिए। फिर 10,000 दे दीजिएगा और पूरे सूरत में आप फ्री में व्यापार कीजिए। तो दो हो गए, एक बंगाल में 3,000 के बदले व्यापार, और दूसरा हो गया 10,000 के बदले सूरत में व्यापार। तीसरा इन्होंने कहा कि बंबई में सिक्का चलाने का मन है तो बंबई में आप जाकर के अपना सिक्का क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और साथ ही कंपनी को यह कहा गया कि आप राजस्व की वसूली भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से ये 4 अधिकार इस समय दिए गए। इस 4 अधिकार को मिलाकर के ही कहा जाता है शाही फरमान, और इसी अधिकार को कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो लिखिए, 1717 में जॉन सरमन अपने चिकित्सक हैमिल्टन के साथ फरुखशियर के दरबार में गया। हैमिल्टन की सहायता से फरुखशियर बीमारी से ठीक हो गया। नेक्स्ट, 1717 में मुगल शासक फरुखशियर ने शाही फरमान की घोषणा की, जिसे अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इस शाही फरमान के अंतर्गत क्या क्या थे, तो 1 2 करके लिख लीजिए ताकि याद रहे। जो सबसे मेन प्रोविजन था, 3,000 वार्षिक कर 3,000 वार्षिक कर के बदले में बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट। दूसरा, 10,000 वार्षिक कर के बदले में सूरत में मुक्त व्यापार की छूट। नेक्स्ट, बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार।
बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार। और चौथा, बंबई में कंपनी को सिक्के चलाने का अधिकार। कंपनी को सिक्के चलाने का अधिकार। अब ये अधिकार मिलने से कंपनी की स्थिति काफी मजबूत हो गई और इतने अधिकार अभी तक किसी भी यूरोपीय कंपनी को नहीं मिले थे। और सारे यूरोपीय कंपनी चाहते थे कि मुगल से थोड़ा दोस्ती कर ले, मुगल से कुछ अच्छा ले ले, लेकिन कोई भी कंपनी लेने में सफल नहीं हुआ। एकमात्र कंपनी सफल हुई, कौन सी? ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश कंपनी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। अब ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अपने कॉम्पिटिटर को अपने रास्ते से साइड करना शुरू करती है और इसी दौरान उसने कुछ लड़ाइयां लड़ी जिसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। लिखिए, 1757 प्लासी का युद्ध। सत्रह सौ उनसठ वेदरा का युद्ध। 1760 वांडीवास का युद्ध। और 1764 बक्सर का युद्ध। ये कुछ प्रारंभिक संघर्ष थे जिसमें अंग्रेजों ने जीत दर्ज की और इसमें से दो महत्वपूर्ण था। बेदरा का युद्ध किसको हराया गया? डच को हराया गया। और वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को हराया गया था। तो ये दो प्रमुख को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ठीक है, अब लिखिए नीचे, उपरोक्त युद्धों में अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने न केवल अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, बल्कि बंगाल में अस्थाई शासन की नींव रखी। अस्थाई शासन की नींव रखी। अब यही वो जगह थी जिसके बाद हुआ ये कि एक कंपनी जो आई थी व्यापार करने और वह बन गई क्या? व्यापारिक कंपनी से शासक कंपनी। यानी आई थी व्यापार करने और बन गई क्या? शासक कंपनी। अब लगी यहां पर शासन करने। तो ये किस तरह से भारत में एक कंपनी व्यापार के लिए आई ब्रिटिश और कैसे शासक कंपनी बनी उसकी कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। अब कुछ अन्य तथ्य नोट में लिख सकते हैं जो थोड़े बहुत याद करने वाली चीजें हैं उनको। तो नोट में थोड़ा सा एक लिख लीजिए ये कि ब्रिटिश के कौन कौन से दूत थे
और कब कब आए थे और किसके समय में आए थे। तो ब्रिटिश के 3 दूत बहुत फेमस रहे हैं। पहला आया कौन? कैप्टन हॉकिंस आया था। ये कब आया था? 1608 में। और गया था किसके समय में? जहांगीर के समय में आया था। दूसरा आया था टॉमस रो, यह भी आया था जहांगीर के समय में ही। और तीसरा आया था जॉन सरमन, ये आया था 1715 में, दरबार में पहुंचा था 1717 में, और जब उसने शाही फरमान प्राप्त किया था। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये डेटा वगैरह कभी कभी प्रश्न आता है तो याद रहना चाहिए। कैप्टन हॉकिंस, हाँ, तो रॉल्फ फिंच जो था वो यात्री था, वो कंपनी तो मैंने बताया ना कि रॉल्फ फिंच एक यात्री के तौर पे भारत आया था, ब्रिटिश था वो, और वो भारत आया, भारत घूमा, यूरोप पुर्तगाली कंपनियों का देखा कि कैसे व्यापार करता है, सब कुछ जानकारी लिया। कहा जाता है कि कंपनी ने उसको पकड़ लिया था, यहाँ के पुर्तगाली कंपनी ने, अब बांध के रखा हुआ था, उस जेल में से कैसे न कैसे भाग गया और फिर लौट गया ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जाके वहां के लोगों को बताया कि भारत में तो बहुत बढ़िया स्कोप है व्यापार का, और उसी के समझाने बुझाने पर एक कंपनी स्थापित हुई, कंपनी का सलाहकार उसको बनाया गया, और उसकी सहायता से ही भारत पहुंचा गया। तो रॉल्फ फिंच का नाम इसलिए जाना जाता है, लेकिन कंपनी की तरफ से आने वाला व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, और फिंच जब आया था तो कंपनी था ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही आ गया था घूमते फिरते। ठीक है, ये दूसरा है टेबल की प्रमुख किले। अब क्या हुआ कि जब भारत में ये लोग रहने लगे तो अपने लिए मजबूत किले बनाते थे ताकि हमारा इलाका सुरक्षित रहे, और इसी दौरान एक फोर्ट सेंट जॉर्ज ये बना मद्रास में, और इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, और ये ब्रिटेन ने ही बनाया था। दूसरा है फोर्ट विलियम, ये बनाया गया था कलकत्ता में, और इसको भी बनाया था ब्रिटेन ने। और एक है फोर्ट लुई, ये पांडिचेरी में बनाया गया था। लुई के नाम से ही याद आ जाना चाहिए कि लुई 14वां, लुई 16वां कहां के शासक हुआ करते थे? फ्रांस के। तो उसी से ये बना फोर्ट लुई पांडिचेरी में, और ये बनाया था फ्रांस ने। हम्म, फोर्ट विलियम कॉलेज, हाँ, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम वगैरह क्या थे? ये विलियम वहां का राजा होता था, तो उसी सबके नाम पे बनाया जाता था। ये कभी कभी प्रश्न में आता है कि फोर्ट विलियम जो अभी है वो कहां पे स्थित है? कलकत्ता। हाँ, वो कॉलेज बाद में इसी में चलाया गया था, फिर बंद कर दिया गया था, 2 साल तो चला ही था वो। और पहली बार जब आप पढ़ेंगे कि 1774 में 1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, एलिजा इम्पे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहला बार इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही, सॉरी, बिल्डिंग में ही चलाया गया था, अलग से बिल्डिंग नहीं थी। नेक्स्ट लिख लीजिए जो वो लिखा रहे थे, लिखिएगा, स्टार देखें। भारत में ब्रिटिश राजधानियों का क्रम या ब्रिटिश मुख्यालयों का क्रम, भारत में ब्रिटिश मुख्यालयों का क्रम, पहला क्या हो जाएगा? सूरत। सूरत को डैश देंगे तो फिर पहुंचेंगे बंबई, बंबई ही लिखा कीजिएगा।
क्योंकि मुंबई जो है वो आजादी के बाद 1995 में नाम पड़ा है, उस समय इसको क्या कहा जाता था, बंबई ही कहा जाता था। तो सूरत के बाद बंबई, बंबई के बाद कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद दिल्ली। तो सूरत डैश बंबई, बंबई के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद, नोट में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो कलकत्ता जिसकी चर्चा आप हम लोग करते हैं, क्या ये शुरू से शहर था, तो नहीं, ये 3 गांव हुआ करते थे, ठीक है। और इस 3 गांव को भारे पर लेकर के अंग्रेजों ने जो है इसको डेवलप किया था। इस 3 गांव का नाम था कालीकाता, सूतानती और गोविंदपुर। और इस 3 गांव के जमीन को लेकर के अंग्रेजों ने जॉब चार्नॉक, जो कि एक इंजीनियर था, उसको दिया कि इसको डेवलप करो एक शहर के रूप में। और फिर उसने, जॉब चार्नॉक ने उसका निर्माण किया कलकत्ता के रूप में। तो नोट करके लिख सकते हैं, बंगाल के कालीकता, सूतानती तथा गोविंदपुर के क्षेत्र पर जॉब चार्नॉक द्वारा, जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता शहर का निर्माण का निर्माण किया गया। यहीं पर फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। अब आइए एक हेडिंग दीजिएगा, ब्रिटिश कंपनी के सफलता के कारण। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पुर्तगाली के असफलता के कारण, कि वो फेल क्यों हो गए, और ब्रिटिश जो इस पूरी व्यवस्था में सफल हुए उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो ब्रिटिश कंपनी के सफलता के कारण, तो सफलता के क्या कारण हो सकते हैं, जो इसकी अच्छाइयां थी वो, और जो दूसरी कंपनियों की कमजोरियां थी वो, यही सबसे बड़ा कारण होगा। तो अच्छाइयां क्या थी कि ब्रिटिश कंपनी ने व्यापारिक हितों को ही मेन फोकस हमेशा बनाए रखा। दूसरा अच्छा क्या था, तो इसके पास जो नौसेना थी, जो सेना थी, वो दूसरी कंपनियों की तुलना में मजबूत थी। तीसरा, ये राजनीतिक दृष्टि से काफी कुटिल थे, कूटनीतिज्ञ थे, मुगल राजाओं से अच्छा संबंध बनाने में सफल रहे। जहांगीर को भी मना लिया, पटा लिया, फर्रुख शेर को भी मना लिया, यहां तक कि औरंगजेब का जहाज लूट लिया और फिर बाद में जाके उसको मना के कुछ हरजाना वरजाना देके मैनेज कर लिया। तो यानी एक राजनीतिज्ञ के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में ये लोग क्या थे, सफल थे। और उसके बाद इनमें खासियत ये थी कि जो ब्रिटिश के राजा हुआ करते थे वो समय समय पे कंपनी का हमेशा साथ देते थे, जिसके कारण भी कंपनी को काफी सपोर्ट मिलता था। तो लिखिए, ब्रिटिश कंपनी की मजबूत शाही नौसेना, मजबूत शाही नौसेना। नेक्स्ट, भारतीय शासकों से कूटनीतिक संबंध बनाने में सफल होना। नेक्स्ट,
कंपनी द्वारा व्यापारिक हितों को प्रधानता देना। नेक्स्ट, ब्रिटिश राजाओं द्वारा या ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंपनी को समर्थन दिया जाना। नेक्स्ट, मुगल शासक से शाही फरमान प्राप्त करने में सफल होना। नेक्स्ट, भारतीय राजाओं में समन्वय का अभाव होना। भारतीय राजाओं में समन्वय का अभाव होना। समन्वय का मतलब आपस में संबंध जो थे राजाओं के बीच अच्छे नहीं होते थे। उस बात का फायदा उठा के अंग्रेज एक एक राजा को धीरे धीरे करके हराते हुए चले गए। और लास्ट, अन्य यूरोपीय कंपनियों की धार्मिक, राजनीतिक कमियां। तो अन्य यूरोपीय जो कंपनियां थी वो ज्यादा धार्मिक मामलों में रुचि लेती थी, ईसाई धर्म को प्रमोट करना और इस तरह के काम करना, और उनके राजाओं द्वारा उस कंपनी को उतना समर्थन नहीं मिलता था। इसके कारण से भी वो कंपनियां पिछड़ गईं और ये कंपनी आगे निकल करके भारत पर शासन स्थापित करने में सफल हो जाती है। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्यतः पढ़ रहे थे ये कंपनियों से रिलेटेड चीजों को। तो डच कंपनी को हम लोगों ने देखा, ब्रिटिश कंपनी देखा। कल के क्लास में हम लोग डेनिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी पढ़ेंगे तथा इस पूरे चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसका? ब्रिटिश का। ब्रिटिश जब शुरू में थे तो फिनेंशियल कैपिटल, जब तक भारत में वो शासन स्थापित नहीं किए तब तक उनका वह फिनेंशियल कैपिटल होता था। रूलिंग का तो पावर ही नहीं था। रूलिंग का मतलब हो गया शासन करने का पावर। तो जो सूरत में आए थे तो वो क्या था? सूरत उनका व्यापारिक केंद्र था, यानी फिनेंशियल कैपिटल। बंबई भी जब उन्होंने डेवलप किया तो उस समय भी वो सिर्फ व्यापार करते थे, तो व्यापारिक। कलकत्ता जब वो बंगाल को जीत लेते हैं पलासी और बक्सर के युद्ध में, तब वो कलकत्ता में पहुंचते हैं, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के केंद्र को बनाते हैं और फिर वहां से वो फिनेंशियल और रूलिंग दोनों कैपिटल बनता है। और फिर 1912 में आते हैं दिल्ली और वहां से भी फिर वो रूलिंग कैपिटल और फिनेंशियल कैपिटल दोनों बनता है। तो वो जब तक शासन ही नहीं है उनके पास, तब तक शुरू वाले दो जो केंद्र है वो उनके सिर्फ क्या है? व्यापारिक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको मुख्यालय लिखाया। मुख्यालय का मतलब होता है जहां से वो अपने गतिविधियों को हैंडल करते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। ठीक है, क्या किया? कलकत्ता की स्थापना नहीं है, वो एक शहर बसाया था जो 3 क्षेत्रों को लेकर के डेवलप किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना नहीं है, वो एक शहर बसाया, बाद में उसका नाम कलकत्ता पड़ा था। हालांकि ये जो क्षेत्र बसा धीरे धीरे डेवलप हुआ तो वहां पे इसका नाम जो है अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। शुरू में कासिम बाजार कहा जाता था, फिर बाद में उसको जो है
अली नगर के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह से उसका धीरे धीरे नाम पड़ा था। एक शहर कलकत्ता का जो बसाया गया था वो जॉब चौरनौक के शहर समय में ही बसाया गया था, तो इसके कारण ये होता है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट जो कहे, लेकिन आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आंसर क्या लिया जाता है, जॉब चौरनौक ही लिया जाता है, तो वही आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो सही उत्तर लिया जाता है वही आपको पढ़ना है। नहीं, भारत की करेंसी में ही दंड लिया गया, जोड़ा गया राशि कितना कि 17,000 पाउंड के बराबर आपको क्या देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। ठीक है, भारत का रुपया, रुपया ही मेन था, जो कि रुपया शुरू कौन किया था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बाद आए थे मुगल, स्पेशली जो औरंगजेब वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बाद है, उसके बाद, तो इसलिए वो रुपया ही संचालन में यूज किया जाता था। लेकिन चूंकि पूरे भारत में मुगलों का शासन नहीं था, इसके कारण अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सिक्कों का भी प्रचलन था, और वो लोग अलग अलग नाम से चलाते थे। रुपया स्पेशली चलता था मुगल के क्षेत्र में। अब गोलकुंडा है तो पैगोडा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, राजपूत है तो वो कुछ और चला रहे हैं। तो जब तक फिर ब्रिटिश आते हैं तो फिर ब्रिटिश उस सिक्कों को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म कर देते हैं, और सब जगह रुपया वर्ड यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इलाहाबाद मुख्यालय नहीं रहा है, इलाहाबाद क्षेत्रीय मुख्यालय हो सकता है, भारतीय स्तर पर कभी भी उनका मुख्यालय नहीं रहा। ठीक है, नहीं, वो ये टापू था। बंबई किसका रहा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये जो पूरा हिस्सा था, इस हिस्से में ये जो गोवा है, ये गोवा किसने जीत लिया था, पुर्तगालियों ने। तो इसी गोवा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां क्या मिलता है, बंबई। तो ये एक टापू वाला क्षेत्र था, और यह भी गोलकुंडा के क्षेत्र में ही आता था। ठीक है, तो बीजापुर से, सॉरी, गोवा जीता था, तो ये भी बीजापुर के क्षेत्र में आता था। तो पुर्तगालियों ने गोवा की तरह इस बंबई पर भी क्या कर लिया था, नियंत्रण प्राप्त किया था। इसीलिए पुर्तगालियों ने इसको दहेज में 1661 में दे दिया। इस समय किसी राजा का कब्जा नहीं, अब किसका कब्जा हो गया था, पुर्तगाली का। इसी कारण से 1668 में इसको फिर लौटा दिया राजा ने, किसको, कंपनी को, अपनी कंपनी को दे दिया। और चूंकि यह कोई विशेष लाभकारी क्षेत्र नहीं था राजा के लिए, तो राजा भी ज्यादा परेशान नहीं था, ले लो, क्या लोगे, उस 5 गो टापू है वहां, हम क्या करेंगे। बाद में जब उसने उसको डेवलप किया, एक बंदरगाह बना दिया, उसको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया, तब लगा कि हाँ ये तो काम का क्षेत्र था, हाथ से निकल गया। शुरू में उसका उतना महत्व नहीं था, जिसके कारण राजा भी ज्यादा परेशान नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके अगले कंपनियों को पढ़ेंगे, और फिर सारे कंपनियों से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।